रात लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच का समय था। अंकिता अपने बिस्तर पर बैठी किसी सोच में थी। कुछ समय पहले उसके और अनिता के बीच जो बातचीत हुई, उस पर वो कुछ सोच रही थी। बिल्डर देवांश मलिक का खात्मा करने के बाद अनिता और अंकिता समंदर किनारे चली गई। देवांश मलिक को खत्म करते वक्त अनिता ने अपनी एक दोस्त ममता का नाम लिया था। अंकिता ने अनिता से ममता के बारे में पूछताछ की। उस पर अनिता ने बताया कि ममता उसकी बहुत करीबी दोस्त थी। जिस तरह सपना और अंकिता एकदम खास दोस्त है, ठीक उसी तरह ममता और अनिता खास दोस्त थे। इससे भी अहम थे अनिता के वो शब्द जब उसने कहा कि ममता की मौत के लिए देवांश मलिक और उसके दोस्तों के अलावा वो खुद भी कसूरवार है। उसकी गलती के कारण उसकी दोस्त ममता की मौत हो गई थी। अंकिता के लिए इन शब्दों पर भरोसा करना मुश्किल था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अनिता जैसी लड़की अपनी करीबी दोस्त की मौत के लिए खुद को कसूरवार क्यों मानती है। ये बात साफ करने अंकिता ने अनिता से पूछा, अनिता तुम ये क्या कह रही हो? ममता की मौत से तुम्हारा क्या संबंध है? और तुम्हारी किस गलती के कारण ममता की मौत हो गई थी? प्लीज अनिता, जो भी है मुझे बताओ। ममता की यादों में भावुक होते हुए अनिता ने अंकिता को बताया, ममता मेरी बचपन की दोस्त थी। हम दोनों एक ही गांव से थे। ममता के माता पिता गांव में खेती करते थे। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने ममता को शहर भेजा। ममता के पिता और मेरे पिता अच्छे दोस्त थे, इसलिए मेरे पिता ने ममता के पिता से कहा कि ममता अपनी पढ़ाई पूरी होने तक हमारे घर रहेगी। मेरे माँ बाप ममता को अपनी बेटी की तरह मानते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस एक गलत कदम ने ममता का सब कुछ तबाह कर दिया। बात करते करते अनिता बीच में ही रुक गई और ममता की यादों में खो गई। अनिता की अधूरी बात पर सवाल उठाते हुए अंकिता ने पूछा, कौन सी गलती? ऐसा क्या किया था ममता ने? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? ममता की यादों में खोई हुई अनिता ने आगे बयान करते हुए कहा, ममता की उस गलती का नाम था देवांश मलिक। सूरज सबरवाल और देवांश मलिक दोनों अच्छे दोस्त थे। सूरज के जन्मदिन की पार्टी में देवांश और ममता की पहली बार पहचान हुई थी। वो पहचान आगे दोस्ती में बदल गई। उस दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। उन दोनों का प्यार सारी हदें पार कर चुका था, जिसका अंजाम ये हुआ कि ममता देवांश के बच्चे की मां बनने वाली थी। ममता ने जिस वक्त ये बात मुझे बताई, उसी वक्त मैं ममता को लेकर देवांश के पास गई और इस बात पर सफाई मांगी। मुझे भरोसा देते हुए देवांश ने कहा कि वो ममता से शादी करके उसे और अपने होने वाले बच्चे को अपनाने तैयार है। लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था। उसी दिखावे में फंसकर मुझसे भी एक गलती हो गई। मन में चल रहा संदेह बयान करते हुए अंकिता ने कहा, मतलब उस वक्त देवांश जो कुछ तुम्हें कह रहा था वो सब एक नाटक था। लेकिन फिर तुम्हारे हाथों कौन सी गलती हो गई? ममता पर बीती घटना को आगे बताते हुए अनिता ने कहा, तुमने सही पहचाना। देवांश एक ढोंगी इंसान था और ममता इसी बात की शिकार हो गई। एक रात मुझे ममता ने फोन करके बताया कि वो और देवांश हमारे कॉलेज के पास वाले मंदिर में शादी कर रहे हैं। उसने मुझे वहां आने के लिए कहा। मैं फोन रखकर घर से निकलने ही वाली थी, तभी मुझे सूरज का फोन आया। उसने मुझे देवांश और ममता के स्वागत की तैयारी करने अपने घर जाने के लिए कहा। उसने मुझे बताया कि वो सब दोस्त ममता और देवांश के साथ है और यही मेरी गलती थी, जिसकी वजह से मेरी ममता की जान गई। अगर मैं सूरज की बात ना मानकर सीधे ममता से मिलने गई होती तो मेरी ममता उन शैतानों के हाथों नहीं मरती। बोलते बोलते अनिता की आंखों से आंसू बहने लगे। ममता की याद में फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता हुआ देख अंकिता की आंखों में भी आंसू आ गए। अनिता को अपने शब्दों का सहारा देते हुए अंकिता ने कहा, अनिता प्लीज अपने आप को संभालो। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि अपनी सबसे प्यारी दोस्त के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा होता है। जो तुमने मुझे बताया उससे सब कुछ समझ में आ रहा है। देवांश मलिक ने मरते समय कहा था कि ममता को मारकर हमने ही बिल्डिंग से नीचे फेंका था। मतलब देवांश, सूरज सबरवाल और उनके दोस्तों ने ममता को मार दिया और सूरज ने तुम्हें वहां आने से रोकने के लिए जानबूझकर फोन करके अपने घर जाने के लिए कहा।
मन में उमड़ रहे गुस्से को जताते हुए अनिता ने कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा अंकिता, यही हुआ था मेरी ममता के साथ। ममता को मारकर उन सब ने उसकी आत्महत्या की झूठी खबर फैला दी। देवांश सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि ममता का भी गुनहगार था। देवांश को मरता देखकर ममता की आत्मा को शांति मिली होगी। अब तक मैंने 3 लोगों को खत्म किया है, अब 3 और बाकी है। अपनी आंखों में नफरत और क्रोध लिए अनिता बचे हुए 3 गुनहगारों के बारे में सोचने लगी। अंकिता बस यही बात सोच रही है कि सूरज सबरवाल, भूषण त्रिपाठी और देवांश मलिक के अलावा अनिता के और 3 गुनहगार कौन हैं। सोचते सोचते अंकिता बिस्तर पर लेट गई और धीरे से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन किसी शोर ने अंकिता की नींद तोड़ दी। बाहर से कुछ लोगों का शोर उसके कानों पर पड़ा। अंकिता ने अपनी आंखें मलते हुए अपनी नींद को झटकारा और बालकनी में चली गई। हाथों में बैनर लिए पैदल चलते, बाइक पर चलते और जीप में बैठे 49 से 50 लोग नारे लगाते हुए जा रहे थे। चुनाव पास आ रहे थे और ये उसी का प्रचार शुरू था। सामने ही सड़क के किनारे एक बड़ा होर्डिंग अंकिता को दिखा जो कल तक वहाँ नहीं था। उस होर्डिंग पर एक व्यक्ति की तस्वीर छपी थी। सीधे बाल, जिनमें हल्के हल्के सफेद बाल दिख रहे थे। चेहरे पर काले सफेद रंग की फ्रेंच स्टाइल दाढ़ी और हल्की सी झुर्रियाँ। आँखों पर कांच की फ्रेम वाला चश्मा। बदन पर नीले रंग का कोट और उसी रंग की पैंट। पैरों में चमकदार काले रंग के जूते। लिबास से उस व्यक्ति का पूरा रुतबा दिखाई दे रहा था। खड़े हुए पोज में छपा उसका होर्डिंग देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो व्यक्ति हकीकत में सामने खड़ा है। उसकी उम्र 50 से 55 के बीच की लग रही थी। उसकी तस्वीर के पास कुछ लिखावट छपी हुई थी। अंकिता ध्यान से उस लिखावट को पढ़ने लगी। सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि इस साल होने वाले चुनाव प्रचार के अवसर पर आपके क्षेत्र के सभी लोगों के लिए कलागुण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के विशेष अतिथि है हमारे नेता माननीय श्री प्रत्युष सिंह जी। अंकिता आगे पढ़ ही रही थी कि अचानक वातावरण में एक अजीब बदलाव होने लगा। देखते ही देखते प्रचार कर रहे लोगों का शोर अचानक थम गया। सड़क पर दौड़ते वाहनों का शोर बंद हो गया। पूरे माहौल में एक भयानक सन्नाटा छा गया और एक घना कोहरा छाने लगा। देखते देखते वहां घना कोहरा इकट्ठा हो गया। सड़क पर प्रचार कर रहे लोग और वाहन सभी गायब हो गए। लेकिन इस सब के बीच एक अजीब बात ये हुई कि इतने घने कोहरे में भी वो होर्डिंग पूरी तरह साफ और चमकता दिख रहा था। अंकिता को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ये उसकी आंखों का भ्रम है या कोई जादू टोना। अचानक उस कोहरे में से एक परछाई उभरने लगी। अंकिता ने उस परछाई को ध्यान से देखा। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी। वो और कोई नहीं बल्कि अनिता थी। अनिता का इस तरह प्रकट होना, उस माहौल में ये अजीब बदलाव, सब अंकिता को उलझन में डाल रहा था। अनिता अपने डरावने रूप में खड़ी थी। अनिता ने अपनी आंखें उस होर्डिंग की ओर घुमाई। होर्डिंग पर छपी उस व्यक्ति की तस्वीर को वो गुस्से से देख रही थी, मानो जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। उस तस्वीर की ओर देखते हुए वो दांत पीस रही थी। देखते ही देखते अनिता ने अपने मुंह से होर्डिंग पर छपी उस व्यक्ति की तस्वीर पर खून की बौछार कर दी। अंकिता कुछ समझ पाती तब तक फिर से अनिता ने उस व्यक्ति की तस्वीर पर खून थूक दिया। खून से सने अपने मुंह से वो अंकिता को घूरते हुए देखने लगी और अचानक वहां से गायब हो गई। अनिता की इस हरकत ने अंकिता का दिमाग एकदम चकरा दिया। अनिता ने इतने गुस्से में उस होर्डिंग पर क्यों थूका? उस होर्डिंग का उसके अतीत से कोई संबंध है क्या? ऐसे सवाल अंकिता के मन में उठने लगे। सोचते सोचते उसने फिर से उस होर्डिंग की ओर देखा। होर्डिंग पर फैला हुआ खून नीचे बहते हुए टपक रहा था। अचानक उस बहते हुए खून ने कुछ अक्षरों का रूप लेना शुरू किया। धीरे धीरे वो खून शब्दों का रूप लेते हुए होर्डिंग पर फैल गया। वो शब्द पढ़ते ही अंकिता दंग रह गई। उसकी आंखें उन्हीं शब्दों पर रुकी हुई थी, लेकिन उन शब्दों ने उसके एक अहम सवाल का जवाब भी दे दिया। वो शब्द थे, अंकिता, ये है उन तीनों का साथी और मेरा चौथा गुनहगार। इन शब्दों के साथ खून की एक धारा लकीर खींचती हुई नीचे बहते हुए नेता प्रत्युष सिंह के नाम पर आकर थम गई।
अंकिता को अपने दिमाग में उठे सवाल का जवाब मिल गया। डॉक्टर सूरज सबरवाल, प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी और बिल्डर देवांश मलिक के बाद अब नेता प्रत्युष सिंह। यही है अनिता का चौथा मुजरिम। अचानक वहां फैला हुआ कोहरा गायब हो गया। होर्डिंग पर फैला खून, खून से बने शब्द गायब हो गए। वहां बना हुआ सन्नाटा टूट गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। प्रचार करने वाले लोग, सड़क पर दौड़ती वाहनों का शोर, फिर से सब कुछ अंकिता की आंखों के सामने दौड़ने लगा। एक भयानक रूप में प्रकट होकर अनिता ने अंकिता को अपने चौथे मुजरिम के बारे में बता तो दिया, लेकिन क्या अनिता खुद उसे मौत के घाट उतारेगी या इस बार भी वो अंकिता की मदद लेगी? आपको बताएंगे अगले एपिसोड्स में। सुनते रहिए ख्वाफ, एक अनकही दास्तान।